हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे थे और मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूं और वो एक पार्ट हमारा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोगों ने +1 क्लास में भी डिस्कस किया था और मैंने आपको दोबारा से +2 में भी करा दिया। उससे रिलेटेड जो नए टॉपिक थे, नस्ट इक्वेशन हमारे लिए नया टॉपिक था, वो मैंने आपको करा दिया था और उसके न्यूमेरिकल्स करा दिए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारे पास इस यूनिट का सेकंड पार्ट स्टार्ट है और इसका नेम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल में हमने क्या डिस्कस करा था, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले। यहाँ उल्टा है, ये सेल हमारे पास ऐसा होता है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदलता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, दैट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आया है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे, होती क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने एक बीकर ले लिया, यहां पर इसको बीकर नहीं बोलेंगे, वोल्टामीटर बोलेंगे, वोल्टामीटर। एक तो होता है वोल्ट मीटर जिससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं, एक होता है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर कुछ नहीं, एक बीकर को बोला गया है जिस बीकर में इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, दैट बीकर इज कॉल्ड वोल्टामीटर। तो हमने एक बीकर ले लिया कांच का, या जिसको हम वोल्टामीटर कहते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड उनको बोला जाता है जो करंट पास करने के लिए रोड्स डिप करी हैं। ये रोड ग्रेफाइट की हो सकती हैं, मेटल की हो सकती हैं। और यहाँ पर हमने कोई सोल्यूशन ले लिया, मान लो मैं NaCl का एग्जांपल लेता हूँ। NaCl का सोल्यूशन ले लो, NaCl कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी सोल्यूशन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने जब ये लिया और एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या पढ़ा था, एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। यहां उल्टा है, यहां हमारा एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, क्योंकि इसका काम भी उल्टा है। वो तो क्या कर रहा था, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, ये इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदल रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता ये कि जो एनोड है वो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अलग पोल है, एनोड कैथोड अलग पोल है। ठीक है, तो एनोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो, कैथोड जिसके ऊपर रिडक्शन हो। पॉजिटिव पोल विच इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पोल विच इज रिच इन इलेक्ट्रॉन। बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव होता है। तो जब हमने ये कर लिया, यहाँ पर हमने कोई सोल्यूशन ले रखा है और मोल्टन स्टेट में भी ले सकते हो ये सोल्यूशन, या एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी ले सकते हो, पानी में डाल के भी ले सकते हो, या मेल्ट करके भी आप ले सकते हो कोई भी कंपाउंड को। और आपने इसमें करंट पास करना है। जैसे ही आप करंट पास करोगे, व्हाट विल हैपन, जो आपने यहाँ पर सोल्यूशन लिया था, इस सोल्यूशन को आप क्या नाम दोगे, सोल्यूशन को आप नाम दोगे इलेक्ट्रोलाइट।
तो जब आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर लिया आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन और करंट पास किया, देन व्हाट विल हैपन, आवर इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकअप इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था कंप्लीट NaCl था, अब वो अलग हो गया है, Na पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, यानी कि ये दो तरह के आयन में कन्वर्ट हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हैं इन्हें हम नाम देंगे कटायन, CATION, और जो ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हैं इन्हें हम लोग नाम देंगे अनायन, ANION। सबको इतना क्लियर हो गया होगा, एक बार दोबारा देख लो। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को समझने के लिए हमने एक बीकर लिया, कांच का बना हुआ बीकर है जिसको वोल्टामीटर कहते हैं। इसमें हमने दो रोड डिप करी हैं, इलेक्ट्रोड जिनका नाम है, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है वो एनोड है, एक को नेगेटिव से किया है वो कैथोड है। यहाँ पर हमने कोई सब्सटेंस ले लिया या तो मोल्टन स्टेट में या एक्वा सॉल्यूशन में, और जब करंट पास किया तो हमारा जो ये इलेक्ट्रोलाइट था इसकी आयंस में टूट गया। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम नाम देंगे कटायन, नेगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग नाम देंगे अनायन। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट विल हैपन, द पॉजिटिवली चार्ज आयन माइग्रेट टुवर्ड, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है ये किधर जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, क्योंकि अट्रैक्शन किसके अंदर होनी है, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड में। इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है तो वो किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन जाएगा कैथोड की तरफ, Na+ कैथोड पर जाएगा। क्यों जाएगा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके Na में बदल जाएगा। यानी कि आपने यूं याद रखना है, C से कटायन, C से कैथोड, कटायन कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन ले करके न्यूट्रल Na में बदल जाएगा। अब एट एनोड क्या होगा, एनोड पर आपका अनायन जाएगा, A से अनायन, A से एनोड, ठीक है, क्योंकि अनायन पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, तो Cl नेगेटिव जो है ये मूव करेगा एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl में बदलेगा, इसको हम लोग प्राइमरी चेंज नाम देते हैं। Cl आपस में मिल करके Cl2 में बदल जाएंगे, ये सेकेंडरी चेंज नाम दिया गया। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जिस समय हमारा चार्ज्ड आयन न्यूट्रल स्पीशीज में बदलता है इलेक्ट्रॉन लेके या दे के, उसको प्राइमरी चेंज बोला जाता है। और अगर प्राइमरी चेंज से जो चीज़ बनी है वो स्टेबल नहीं है, जैसे यहाँ से Cl नेगेटिव Cl में बदला और Cl स्टेबल नहीं होता, तो ये Cl दोबारा दूसरे Cl से जुड़ करके Cl2 में बदल जाता है। मतलब न्यूट्रल एटम आपस में जुड़ करके एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं Cl2 की, एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी चेंज। तो इसे हम लोग सेकेंडरी चेंज बोलते हैं। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पूरा, कि जिस समय कोई इलेक्ट्रोलाइट एक्वस या मोल्टन स्टेट में लिया, करंट उस पर पास किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, then what will happen, our electrolyte break up into ions, positively charged ion move toward negative electrode, negatively charged ion move toward positive electrode, ठीक है ना। this is all about process of electrolysis। इलेक्ट्रोलिसिस को हमने इस एग्जाम्पल से समझा, ऐसे आप इसका कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड हमारे पास कुछ लॉ है जो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में थोड़ा और डीप में हमें डिस्कस कराते हैं, और उनका नाम है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे एक साइंटिस्ट का नेम है, उसने अपने लॉ दिए थे जिनका नेम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। ओके, फैराडे के हमारे पास दो लॉ हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ।
तो पहले हम डिस्कस करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे कहता है कि जिस समय आपने इलेक्ट्रोलिसिस करी थी तो कुछ मटेरियल कैथोड पर जमा हुआ था, कुछ मटेरियल एनोड पर जमा हुआ था। कितने ग्राम मटेरियल कैथोड या एनोड पर डिपॉजिट होगा वो हमें फैराडे बताता है। फैराडे कहता है W इज प्रोपोर्शनल टू Q। W का मतलब मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड में कितना मटेरियल इकट्ठा होगा। कटायन कैथोड की तरफ गए थे, वहाँ पर जाकर के न्यूट्रल हो गए थे, चिपक गए थे। अनायन एनोड की तरफ गए थे, वहाँ न्यूट्रल होकर के अटैच हो गए थे। ठीक है ना। तो कितने ग्राम मटेरियल कैथोड पर चिपकाया जा करके या एनोड से लिबरेट हुआ है, एक ही बात है। तो वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने कितनी पास करी है। दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लॉ का न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed. W is proportional to Q। W का मतलब mass of substance deposited and Q is the quantity of charge या quantity of electricity। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। मैं ये मिटा देता हूँ। फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है W आपका Q के प्रोपोर्शनल है या W इज इक्वल टू Z इंटू Q। Z यहाँ पर एक कांस्टेंट है और इसका नाम इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट होता है। इट्स नेम इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Q is the quantity of electricity passed which is equal to current multiply time। Quantity of electricity is equal to current multiply time। तो W हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ से W हमारे पास आ जाएगा Z इंटू आई इंटू टी। Z इंटू आई इंटू टी के इक्वल आ जाएगा W। अब अगर हम कहें कि हमारे पास करंट जोन सा है वो 1 एम्पियर का है और टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है। करंट इज 1 एम्पियर, टाइम इज 1 सेकेंड, देन W इज इक्वल टू Z। यहाँ से आप Z को डिफाइन कर सकते हैं। Z का मैंने नाम आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 1 मार्क में आपके पास इसकी डेफिनेशन आ सकती है। आप कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसका मतलब क्या है? कितने ग्राम मटेरियल डिपॉजिट हुआ है कैथोड या एनोड पर जब 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड तक पास किया जाए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू mass of substance deposited at any electrode when 1 ampere of current
इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। जब आपने 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड तक पास किया तो जितने ग्राम मटेरियल कैथोड या एनोड पर डिपॉजिट होगा वो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, एक तरीका और बता देता हूं आपको, Z इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय N इंटू F। ये भी आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, ऐसे भी निकाल सकते हो। जो भी जिसका भी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है तो उसका एटॉमिक मास लिखो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने लूज या गेन कर रहा है। मान लो मैं कॉपर लूँ तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5, और कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है 2, तो n की जगह 2, यहाँ 63.5 मल्टीप्लाई f क्या है 1 फैराडे, जिसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम। तो ये रख करके आप इसका Z निकाल लो जो भी आएगा। तो ये तरीका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को निकालने का। F इज़ 1 फैराडे, मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा था F, और F इज़ 1 फैराडे और इसकी वैल्यू 96500 कूलम के इक्वल होती है। अब ये वैल्यू आई कहाँ से? एक्चुअल में 1 फैराडे क्या है? 1 फैराडे एक्चुअल में हमारे पास है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसे 1 फैराडे बोला जाता है। कैसे निकालेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया, मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23। 1 मोल के इतने पार्टिकल्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा 96487 कूलम इतना आएगा, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर में करके 96,500 कूलम लिख देते हैं। एंड दिस वैल्यू इज नोन एज 1 फैराडे। तो 1 फैराडे 96500 कूलम होता है, और ये एक्चुअल में क्या वैल्यू है? इट इज़ द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है दैट वैल्यू इज कॉल्ड 1 फैराडे। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आपके पास न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैराडे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड बहुत बार आपके पेपर में आया है। आपको या तो निकालना पड़ जाएगा W, तो आपको Z इंटू I इंटू T ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। करंट आपको देगा, टाइम आपको बताएगा। Z कैसे निकालोगे अभी सिखाया था। जो भी एटॉमिक मास है उसके डिवाइड में N इंटू F कर दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट अगर बोलूँ तो आप उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरह से हमारे पास आता है। न्यूमेरिकल में वो बोल रहा है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट तक करंट पास किया है विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। इतना करंट इसमें पास किया है। फाइंड मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट। कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, यानी कि वही आपको Z निकालना है। एटॉमिक मास दे रखा है कॉपर का 63.5। तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? सबसे पहले हम W लिखेंगे, ये हमें निकालना है। Z मैं आपको उसी में लगा दूंगा। करंट आप लिखेंगे, कितने एम्पियर का करंट दिया गया है 1.5 एम्पियर का करंट है। टाइम लिखेंगे, कितने टाइम तक वो बोल रहा है 10 मिनट्स तक बोल रहा है। मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे,
बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 60। टाइम आपने यहाँ पर सेकंड्स में ही लेना है, मिनट में या आवर्स में दे रखा हो तो आपने उसको कन्वर्ट करके सेकंड में ले लेना है, 600 सेकंड। तो चलो अप्लाई करते हैं। अब कॉपर सल्फेट है, वी नो इट वेरी वेल दैट कॉपर कैरी 2 चार्ज मीन्स n इज इक्वल टू 2 हो गया। तो फॉर्मूला लगाते हैं, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। Z एटॉमिक मास 63.5, N इंटू F, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है 2 इंटू F, F इज 1 फैराडे विच हैज वैल्यू ऑफ 96500 कूलम, यहाँ आई आएगा। I is the current 1.5 ampere, T is the time, it is 600 सेकेंड। तो आपने अभी इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.296 ग्राम आंसर आएगा। तो इस तरह का न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में आपके पास आ सकता है कि सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया 10 मिनट तक, मतलब 600 सेकेंड तक, 1 एम्पियर का करंट पास किया है। कॉपर सल्फेट में कॉपर पे 2+ चार्ज होता है, तो आपको W निकालना है। W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T होता है। Z इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय N इंटू F। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज 1 फैराडे विच हैज़ वैल्यू 96500 कूलम। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का हो गया। अब हम बात करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये फर्स्ट लॉ था, अब हम बात करते हैं फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है आपके पास 2 सॉल्यूशन है। फर्स्ट लॉ में एक ही सॉल्यूशन था, यहाँ 2 सॉल्यूशन है, और उन 2 सॉल्यूशंस को हमने इस तरह से आपस में कनेक्ट कर रखा है सीरीज में। ठीक है, 2 आपने वो लिए सॉल्यूशंस और आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब कितना मटेरियल यहाँ पर या यहाँ पर डिपॉजिट होगा, ये उनके इक्विवेलेंट मास पर डिपेंड करता है। कैसे, पहले डिफाइन करता हूं। Whenever same amount of electricity is passed through a number of electrolytes कनेक्टेड इन सीरीज। जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लिए और उनको सीरीज में जोड़ दिया और साथ में क्या करा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इनमें से पास किया, कनेक्टेड इन सीरीज, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड at electrodes depend upon their equivalent mass। तो कितना मटेरियल आपका यहाँ या यहाँ पर डिपॉजिट होगा, ये उनके इक्विवेलेंट मास पर डिपेंड करता है। कैसे, मान लो ये आपके पास कॉपर का सॉल्यूशन था, ये आपके पास सिल्वर का सॉल्यूशन है, तो कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर।
कितना मटेरियल ये डिपॉजिट होगा, ये इनके इक्विवेलेंट मास पर डिपेंड करता है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं हमने +1 में भी सीखा है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, n फैक्टर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी, चार्ज, वैलेंसी, कोई भी एक वैल्यू से डिवाइड करके हम उसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। यानी कि अगर कॉपर का इक्विवेलेंट मास की मैं बात करूं तो एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर इज 63.5 और कॉपर पे चार्ज कितना होता है 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास आएगा 63.5 डिवाइड बाय 2। सिल्वर का निकालें तो एटॉमिक मास ऑफ द सिल्वर इज 108 अप्रोक्सीमेटली, 107.9 होता है, 108 ले लिया, डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और सिल्वर के ऊपर +1 ही चार्ज आता है तो इसका n फैक्टर 1 हो गया। ये तरीका है इक्विवेलेंट मास निकालने का। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ से भी आया फैराडे फर्स्ट लॉ में उसकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैराडे फर्स्ट लॉ ही है, उसी के फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी आपके सॉल्व हो जाएंगे और वही आते हैं मेनली पेपर में। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज़्म, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रिसिटी पास करी, कैटायन, कैथोड, आयन, एनोड की तरफ, वो सारा समझाया। फिर उसके बाद फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ एंड देयर न्यूमेरिकल्स। तो ये टॉपिक हमारा आज का था। कल नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।